इतिहास में ना कुछ ही शासकों के नाम के आगे महान या द ग्रेट लगाया जाता है। आज हम एक ऐसे ही बादशाह की कहानी को समझने वाले हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आखिर क्या था उनकी इस महानता के पीछे का राज? तो सवाल यही उठता है कि किसी भी शासक को महान का दर्जा मिलता कैसे है। क्या सिर्फ एक के बाद एक जंग जीत लेना ही काफी है या फिर बात कुछ और है? चलिए अकबर के शासनकाल के जरिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक 13 साल का लड़का जिसका जन्म ही घर से दूर निर्वासन में हुआ हो, उसे एक ऐसा सिंहासन मिलता है जो किसी भी पल बिखर सकता है। अपने संरक्षक बैरम खान के सहारे अकबर को एक लगभग टूट चुके साम्राज्य को फिर से खड़ा करना था। सच कहूं तो ये किसी के लिए भी एक नामुमकिन सी चुनौती थी। तो अकबर की महानता का जो पहला स्तंभ है वो है एक साम्राज्य बनाने वाले के तौर पर उनकी पहचान। सवाल यह है कि उन्होंने एक कमजोर सी विरासत को उस दौर के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक बना कैसे दिया। देखिए, गद्दी पर बैठते ही अकबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। साल था 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई में उनकी छोटी सी सेना का सामना हुआ हेमू की एक बहुत विशाल सेना से। सिर्फ एक निर्णायक जीत ने न सिर्फ दिल्ली पर मुगलों का कब्जा वापस जमाया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। लेकिन हर जीत आसान नहीं होती। 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई मुगल विस्तार के खिलाफ राजपूतों के शौर्य और उनके प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। भले ही इस जंग का कोई साफ नतीजा नहीं निकला और अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को पूरी तरह झुका नहीं पाए, लेकिन ये युद्ध इतिहास में दो मजबूत इरादों की टक्कर के तौर पर हमेशा के लिए अमर हो गया। एक बहुत बड़ा साम्राज्य जीत लेना एक बात है, पर इतने बड़े और अलग-अलग तरह के लोगों से भरे महाद्वीप पर शासन चलाया कैसे जाए? यहीं पर अकबर की महानता का दूसरा स्तंभ सामने आता है, एक बहुत ही कुशल प्रशासक के तौर पर उनका हुनर। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जो उस दौर के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी कदम था। इसने सेना और प्रशासन को प्रोफेशनल बना दिया। मतलब सीधा था, अब कोई पद या प्रतिष्ठा जन्म या खानदान से नहीं मिलेगी, बल्कि काबिलियत और बादशाह के प्रति वफादारी से मिलेगी। इस एक बदलाव ने साम्राज्य की नींव को अंदर से बहुत मजबूत कर दिया। उनके वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, जिन्होंने 10 साला प्रणाली बनाई। ये सिर्फ टैक्स वसूलने का तरीका नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से वैज्ञानिक व्यवस्था थी। इसमें होता ये था कि पिछले 10 साल की पैदावार और बाजार की कीमतों का औसत निकालकर टैक्स तय किया जाता था। इससे किसानों को भी पहले से पता होता था कि उन्हें कितना टैक्स देना है, और साम्राज्य की आमदनी भी स्थिर हो गई। ये सिस्टम कितना बारीक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जमीन को उसकी उपजाऊ शक्ति के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया था। पोलज जैसी सबसे उपजाऊ जमीन से लेकर बंजर तक। मतलब साफ था, जिसकी जमीन ज्यादा पैदावार देगी वो ज्यादा टैक्स देगा। ये उस जमाने के हिसाब से एक बेहद ही फेयर और प्रोग्रेसिव सोच थी। प्रशासन में छोटी छोटी बातों पर भी कितना ध्यान था, इसका एक और उदाहरण देखिए। पहले जमीन को रस्सी से नापा जाता था, जो मौसम के हिसाब से कभी सिकुड़ती थी, कभी फैलती थी। अकबर ने इसकी जगह लोहे के छल्लों से जुड़ी बांस की छड़ यानी इलाही गज की शुरुआत की। इस एक छोटे से बदलाव से जमीन की नाप एकदम सटीक हो गई और झगड़ों की गुंजाइश ही खत्म हो गई। और अब हम आते हैं अकबर की विरासत के तीसरे और शायद सबसे असाधारण स्तंभ पर, उनकी धार्मिक सहनशीलता और सबको साथ लेकर चलने की नीतियां। अकबर ने एक ऐसा हिम्मत भरा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने जजिया कर को खत्म कर दिया। ये एक ऐसा टैक्स था जो सदियों से सल्तनत में गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। इसे हटाना सिर्फ कोई आर्थिक फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि साम्राज्य की नज़र में सब बराबर हैं। और बात सिर्फ जजिया तक ही नहीं रुकी। उन्होंने हिंदुओं के पवित्र स्थानों पर जाने के लिए लगने वाला तीर्थयात्रा कर भी हटा दिया। इन दो बड़े फैसलों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अकबर के साम्राज्य में हर धर्म और हर आस्था का सम्मान किया जाएगा। अकबर की जो जानने की इच्छा थी, वो सिर्फ राजकाज तक नहीं थी, वो सत्य की खोज में भी थे। और इसी खोज में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया।
ये एक ऐसी अनोखी जगह थी जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी हर धर्म के विद्वान एक साथ बैठकर भगवान और सच पर बहस करते थे। और इन सभी नीतियों के पीछे एक ही मजबूत सोच काम कर रही थी, सुलह ए कुल, यानी सबके लिए शांति, यूनिवर्सल पीस। ये अकबर के शासन का मूल मंत्र था। एक ऐसे साम्राज्य का सपना जहां हर धर्म के लोग बिना किसी डर या भेदभाव के एक साथ अमन चैन से रह सकें। अकबर का असर सिर्फ राजनीति और प्रशासन तक ही नहीं रहा। उनके दौर में कला, साहित्य और वास्तुकला का भी इतना विकास हुआ कि उसे एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहा जा सकता है। अकबर की एक और खासियत थी, वो हमेशा काबिल लोगों को अपने पास रखते थे। उनके दरबार में नवरत्न थे, यानी 9 ऐसे हीरे जो अपने अपने फन में माहिर थे। इनमें बीरबल की हाजिर जवाबी भी थी, तानसेन का संगीत भी था और टोडरमल की वित्तीय समझ भी। इन सब ने मिलकर साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके शासनकाल की छाप आज भी हमें वास्तुकला में दिखती है। फतेहपुर सीकरी का पूरा शहर, आगरा का किला और बुलंद दरवाज़ा, ये सभी लाल बलुआ पत्थर से बनी शानदार इमारतें आज भी उनकी दूर की सोच और कला से उनके लगाव की गवाही देती हैं। तो फिर आखिर अकबर की महानता का राज था क्या? वो सिर्फ एक महान विजेता नहीं थे, न ही सिर्फ एक कुशल प्रशासक। उनकी महानता इन सबके मिश्रण में थी। वो एक विजेता थे, एक बेहतरीन व्यवस्थापक थे और सबसे बढ़कर वो एक ऐसे दूरदर्शी शासक थे जो सबको जोड़कर चलना चाहते थे। 49 साल, लगभग आधी सदी, इतने लंबे समय तक अकबर ने सिर्फ एक साम्राज्य पर हुकूमत नहीं की, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाई जिसने आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य तय कर दिया। उनके शासन ने इस उपमहाद्वीप को एक लंबे समय के लिए स्थिरता और समृद्धि दी। तो हम फिर से उसी शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। अकबर की कहानी जानने के बाद क्या लगता है, एक महान नेता की असली पहचान क्या है? क्या ये सिर्फ युद्ध जीतना है, एक अच्छा शासन बनाना है, या फिर अलग-अलग तरह के लोगों को एक साथ लाना है? शायद सच्ची महानता इन सभी के सही संतुलन में ही छिपी है।